बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोजेक्ट में ये प्रोटोटाइप जो है, ये प्रोजेक्ट है व्हाट यू कुक टुडे का। इसमें हम इस प्रोजेक्ट की सारी कोड फाइल्स जो हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले आपने जब इस प्रोजेक्ट को रन कर लेना है तो आपको ये दो फोल्डर्स जो हैं, ये दो डायरेक्टरीज नज़र आएंगी। यहाँ पे आपके पास एक तो ग्रेडल स्क्रिप्ट है। ग्रेडल जो है ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर ये सारी मोबाइल एप्लीकेशन जो है एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन बनती है। इसमें डिफरेंट सेटिंग्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल होती हैं मॉड्यूल ऐप फाइल के अंदर हमारे पास। इस एप्लीकेशन का सबसे पहले तो एप्लीकेशन आईडी होती है जिसको इसको पैकेज भी बोला जाता है, पैकेज नेम। तो ये इस एप्लीकेशन की पैकेज आईडी है। इसके बाद जितनी भी डिपेंडेंसीज यानी कि जितनी भी आपने लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करवानी है तो सारी की सारी आपके पास इधर होती है। ये सारी की सारी इसमें लाइब्रेरीज़ इंक्लूड करवानी है। इसके बाद आपके पास ऐप का फ़ोल्डर होता है। ऐप के फ़ोल्डर में हमने जब इसको एक्सपेंड करना है तो हमारे पास 3 मेन डायरेक्टरीज़ होती हैं, जिनमें एक हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की है। इसमें एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml की फ़ाइल होती है। इसके बाद हमारे पास RES है। RES यानी कि रिसोर्सेज की एब्रीवेशन है RES, और इसमें फ्रंट एंड से रेलिवेंट सारी फाइल्स और लोगोज़ और आइकॉन्स वो सारे हमारे पास इन 5 डायरेक्टरीज़ के अंदर हमारे पास होते हैं। सबसे पहले जो है वो ड्राइबल को देखते हैं। ड्राइबल में हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं जो इमेजेस से रेलेवेंट हैं, यानी आइकॉन्स, इमेजेस, लोगोज़, तो वो सारे हमारे पास ड्राइबल के अंदर हमने रखे होते हैं। इसके बाद हमारे पास लेआउट की फ़ाइल होती है। लेआउट की डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फ्रंट एंड से रेलेवेंट हमारे पास लेआउट फाइल्स हैं वो सारी की सारी लेआउट के अंदर रखी जाती हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रिएट हो जाती हैं। कुछ जो है वो हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती हैं। उसके बाद हमारे पास वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास इस एप्लीकेशन यानी एंड्रॉयड इस प्रोजेक्ट के जो डिफ़ॉल्ट कलर थीम है वो हमारे पास अवेलेबल होती है। ये कलर्स के नाम डिफ़ाइन किए गए होते हैं और इनके नेक्स्ट वैल्यूज़ होती हैं। इनको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से नंबर भी चेंज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग्स के .xml के नाम से होते हैं। यहाँ पे हमारे पास इस एप्लीकेशन का सारे का सारा जो है वो नेक्स्ट जितनी भी स्ट्रिंग्स हमने डिफ़ाइन करनी हो वो यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इनको कमी यूज़ किया जाता है। इसके बाद लेआउट की फ़ाइल है। लेआउट के बाद हमारे पास जावा की फ़ाइल है। जावा के अंदर हमारे पास पहला जो पैकेज है ये हमने इसके अंदर सारी फाइल्स जो है वो रखी होती है। यहाँ पे हमारे पास 3 और डायरेक्टरीज़ हैं। इनको यहाँ पे पैकेज बोला जाता है। जावा के अंदर जब आपने डायरेक्टरीज़ को मैनेज करना होता है तो आपने पैकेजेस के अंदर वो फाइल्स को रख के तो मैनेज करना होता है। मॉडल है। मॉडल क्लास के अंदर हमारे पास मॉडल क्लास है। यूज़र के नाम यूज़र ने जब रजिस्टर्ड करना है, जो हमें रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग हमने इनको डिफ़ाइन कर लिया। यानी कि हमें रिक्वायर्ड क्या था, एक तो उसकी आईडी हो, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, मोबाइल हो, हाउस नंबर हो, स्ट्रीट नंबर हो, सिटी हो, ईमेल हो और पिन हो। फिर इसकी यूज़र टाइप है जो कि फाइनल प्रोजेक्ट में नेक्स्ट फाइनल एप्लीकेशन में यूज़ होगी। और नेक्स्ट जो है ये स्टेटस है कि यूज़र जो है एक्टिव हो चुका है कि नहीं। फिर इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक ऐसा मेथड होता है, ऐसा मेंबर मेथड होता है जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया जाता है तो वो उस टाइम पे डिक्लेरेशन के वक्त जो है वो कॉल हो जाता है और उसमें उसकी वैल्यू साइन की जाती है। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि आप इसको इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ये खुद डिफ़ाइन नहीं किया तो जावा का कंपाइलर जो है वो खुद ही इसकी एक कॉपी जनरेट कर देता है जिसको इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। अगर हमने क्योंकि यहाँ पे खुद डिफ़ाइन कर दिया है तो इसका मतलब है ये हमने खुद डिफ़ाइन किया एज ए डेवलपर, तो यहाँ पे ये एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है इसमें हमने ये वैल्यूज़ पास करनी होती हैं, चाहे आप कम से कम एक पैरामीटर पास करें, चाहे आप सारी की सारी वैल्यूज़ जो आपने डेटा मेंबर्स डिफ़ाइन की हैं उनके अकॉर्डिंग आप डिफ़ाइन करें। यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स हैं, एक में सारी वैल्यूज़ पास की जा रही हैं और दूसरा जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें हमने यूआईडी पास नहीं की, इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज़ हैं। इसके बाद हमारे पास मेंबर मेथड्स होते हैं। मेंबर मेथड्स का काम ये होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर लिया जाए और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ कर ली जाए तो उसके बाद आप उनमें वैल्यूज़, उनके डेटा मेंबर में वैल्यूज़ स्टोर भी कर सकते हैं और उनमें से वैल्यूज़ को गेट भी कर सकते हैं। किसी एक डेटा मेंबर के लिए एक पेयर जो है वो बनता है, एक सेट मेथड और एक गेट मेथड, यानी कि गेटर और सेटर इनको बोला जाता है। किसी एक डेटा मेंबर के लिए एक पेयर बनता है जिसमें एक गेटर मेथड होता है और एक सेटर मेथड होता है।
तो ये क्लास का ओवरव्यू होता है। क्लास नाम के अकॉर्डिंग हमेशा जब भी आपने कोई एक सोर्स फाइल बनानी है, जिस तरह ये यूज़र सोर्स फाइल है, यूज़र डॉट जावा की है, तो इसमें आपने कम से कम एक पब्लिक क्लास लाजमी बनानी होती है। उसका कंस्ट्रक्टर हमेशा ऐसा बेसिकली ये मेथड्स ही होते हैं, पैरामीटराइज मेथड, और इसके मेंबर मेथड भी बेसिकली फंक्शंस या मेथड्स ही कहलाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप का मेथड हो जाता है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। यानी कि यहाँ पे पब्लिक यूज़र लिखा हुआ है तो ये मेथड है, लेकिन इसके कोई रिटर्न टाइप नहीं है। जिस तरह यहाँ पे पब्लिक स्ट्रिंग या पब्लिक वाइड लिखा हुआ है, यानी वाइड जब किसी फंक्शन ने कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी तो वो वाइड लिखा जाता है, और अगर उसने कोई चीज़ वैल्यू रिटर्न करनी है, जिस तरह ये यूआईडी रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है, तो जहाँ पे उसको कॉल किया जा रहा होगा वहाँ पे इसने रिटर्न करना। लेकिन कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उनमें एक प्रॉपर्टी ये है कि इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा क्लास नेम के अकॉर्डिंग होता है, यूज़र एंड यूज़र, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तीसरा ये है कि ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट की जब कॉल किया जाता है या उसको डिक्लेयर किया जाता है तो इसने सिर्फ एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होना होता है उसके पूरे लाइफ साइकिल में। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू स्टोर करनी है एट टाइम ऑफ डिक्लेरेशन तो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, और अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ रख के बाद में उसमें वैल्यू स्टोर करनी है तो आप उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो आप डिफाइन करते हैं, एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर की दो टाइप्स हैं, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की नेक्स्ट दो और कैटेगरीज आ जाती हैं, इम्प्लिसिट यानी कि कंपाइलर ने खुद ही उसकी कॉपी जनरेट कर दी, इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या एक्सप्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि डेवलपर ने खुद उसको डिफ़ाइन कर दिया। तो ये हमने यूज़र क्लास के अकॉर्डिंग हमें जो रिक्वायरमेंट दी गई थी उनके अकॉर्डिंग हमने ये बनाया। इसके बाद हमारे पास जो है यूज़र, ये हमारे पास मॉडल क्लास आ गई। मॉडल क्लास के बाद एप्लीकेशन हम आ जाते हैं वापस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल पर। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल हमारे पास एक ऐसी फ़ाइल होती है जिसके अकॉर्डिंग हमने जब एप्लीकेशन बनती है या हम डेवलप करना शुरू करते हैं तो इस एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल ने उस पूरी एप्लीकेशन का कंट्रोल जो है, यानी उसका फ़्लो जो है उसको कंट्रोल करना होता है कि उस एप्लीकेशन ने जब इंस्टॉल होना है तो उसका लॉन्चर आइकन क्या होगा, जब उसकी आइकन फ़ाइल वहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा तो उसके नीचे नाम क्या होगा, उसका लेबल क्या आ रहा होगा, उसकी थीम क्या होगी, इसके बाद इसकी टारगेटेड एपीआई क्या है, उसमें कितने इंटरफेस हैं, हर इंटरफेस यानी कि एक्टिविटी इसमें कहा जाता है, जावा में एक इंटरफेस को एक एक्टिविटी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमेशा एक एक्टिविटी जब आप उसको डिक्लेयर करेंगे, कोई एक नई एक्टिविटी क्रिएट करनी है तो न्यू पे जाके आपने एक्टिविटी पे जाना है और यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करनी है। जब आपने यहाँ से कोई नाम लिख लिया तो वो यहाँ पे एक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग एंट्री आ जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल ये एडमिन मेन है तो ये एडमिन मेन का बैकएंड है और ये एडमिन मेन का एक फ्रंट एंड है जो कि आरईएस के अंदर यानी रिसोर्सेज के अंदर लेआउट की फाइल के अंदर पड़ा हुआ। तो ये लेआउट जो है ये बिल्ड हो रहा है, कुछ इस तरह से भी होगा। और इसके बाद एक और चीज़ इसमें है कि जब आपने किसी एक एक्टिविटी को एज आ लॉन्चर एक्टिविटी यानी कि मेन एक्टिविटी के तौर पर रन करवाना है सबसे पहले, तो उसमें ये 4 लाइंस का कोड जो है इंटेंट फ़िल्टर का, इसमें आपने उसको मेन और लॉन्चर के तौर पे डिफ़ाइन करना है। तो ये ऑटोमेटिकली जब रन होगा ये प्रोजेक्ट तो ये सबसे पहले मेन एक्टिविटी को रन कर देगा और इसका एक्सपोर्टेड ट्रू होना चाहिए। लेकिन अगर किसी और एक्टिविटी में भी आपने ये इंटेंट फ़िल्टर का एक्सपोर्टेड ट्रू करके तो ये 4 लाइंस का कोड उस एक्टिविटी के टैग में भी आपने रख दिया है तो वो दो मेन बन जाएंगी। लेकिन जो फाइल या जो एक्टिविटी में आपने सबसे ऊपर की तरफ उसको रखा होगा तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, लास्ट वाली जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये थी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल। इसके बाद आ जाते हैं मेन एक्टिविटी पे। जब आप मेन एक्टिविटी पे आते हैं तो यहाँ पे 2 बटन्स डिक्लेयर किए गए हैं। अब इसका फ्रंट एंड आपने ओपन करना है, या तो आप यहाँ से लेआउट की फ़ाइल पे जाएं और यहाँ से एक्टिविटी मेन ओपन कर लें। तो यहाँ पे भी इसको कॉन्टेक्स्ट बताया गया कि बैकएंड फाइल जो इसकी है वो मेन एक्टिविटी है। अब आप फ्रंट एंड पे जाएंगे तो इसके बैकएंड पे जाएंगे तो बैकएंड पे यहाँ पे सेट कंटेंट व्यू आर यानी कि रिसोर्सेज, लेआउट यानी कि लेआउट की, और मेन एक्टिविटी आप कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा आइकन। अब यहाँ पे फ्रंट एंड पे जो है वो 2 बटन डिफाइन किए गए हैं बटन्स को डिक्लेयर करने के लिए जो है।
यहाँ पे एक इमेज भी लगाया, वहाँ पे लोगो डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद जो है एक बटन लगा है, बटन के ऊपर जो है इसको आईडीज़ असाइन की गई हैं। जब भी आपने बैकएंड के अंदर इस बटन कंपोनेंट के मुताबिक कोई चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है, कोई क्लिक हैंडलिंग करनी है, तो आपने इसको बटन एडमिन कोई एक आईडी असाइन करनी है। इसके बाद इसकी विड्थ जो है वो लेफ़्ट टू राइट पूरी स्क्रीन के अकॉर्डिंग हो, रैप कंटेंट यानी कि जितना उसके अंदर कंटेंट है वो उसके अकॉर्डिंग हो। मार्जिन टॉप 32 dp, डेंसिटी पर पिक्सल जो है वो दी गई है। लेफ़्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल जो है हर कंपोनेंट बटन के ऊपर वो 60 मार्जिन दिया गया है। मार्जिन यानी कि जितना उसका आउटलाइन है उसके बाहर स्पेस, और उसके ऊपर एक टेक्स्ट जो है वो एडमिन मॉड्यूल लिखा गया। इसी तरह से दूसरा बटन है उस पर यूज़र मॉड्यूल लिखा गया और उसको आईडी बटन यूज़र की असाइन की गई है। अब जैसे ही हमने बैकएंड पे आना, तो हमने इन फ्रंट एंड दो कंपोनेंट्स जो कि बटन के हैं को इन पे वर्किंग करनी है। तो वर्किंग को असाइन करने के लिए या उनको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे भी एक जावा के अंदर एक बटन कंपोनेंट जो है बटन क्लास का दो ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, बटन यूज़र और बटन एडमिन। जब इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ कर ली तो हमें बैकएंड जो है नेक्स्ट ऑन क्रिएट का मेथड मिल जाता है। अब ये हमारे पास मेन एक्टिविटी जो है ये हमारे हमने खुद जो क्लास बनाई है वो है एक्सटेंड, यानी कि इनहेरिट की जा रही है इसमें ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अब ये पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास इस चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट की जा रही है। तो इस क्लास के जितने भी मेथड्स ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ये हैं, ये ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल हो जाएंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एंड्रॉयड एक्टिविटी यानी जब आपने इंटरफेस क्रिएट करना होता है, एक्टिविटी के लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं ऑन क्रिएट, ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टॉप। तो ये 5 से 6 मेथड्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन की वर्किंग जो है वो आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करते हैं, तो ये चल रहे होते हैं। अब जब आपने ऑन क्रिएट को हर एक्टिविटी के अंदर एज अ मेन मेथड जो है वो चलेगा, तो ये एक्टिविटी को लोड करवाएगा कि इसने एक्टिविटी को डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे ये बटन के दो कंपोनेंट जो हमने डिफ़ाइन किए हैं, इनको हमने इनिशलाइज़ करना है। तो इनिशलाइज़ करने के लिए हमने इनको फाइंड व्यू बाय आईडी का मेथड जो है इसके थ्रू असाइन करना है। अब इसमें हमने बताया है कि ये मेथड के थ्रू इस बटन ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू असाइन कर दे, यानी ये आईडी असाइन कर दे। अब ये आईडी किस चीज़ से बिलोंग करती है, आप कंट्रोल प्लस क्लिक किस पे करेंगे, बटन एडमिन पे, तो ये आपको ले जाएगा बटन एडमिन पे। यानी कि आपके पास ये बटन एडमिन मॉड्यूल वाला जो इसकी आईडी आपने असाइन की थी, ये इसके अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि आपने इसके साथ ये वाला बटन असाइन करना बटन एडमिन का। और बटन एडमिन जो फ्रंट एंड कंपोनेंट था हमारे पास बटन का, उसको आईडी वो आपने असाइन कर दी। अब इस एडमिन बटन के अकॉर्डिंग हम जब भी कोई क्लिक करेंगे तो हमें ये रिटर्न में वो वैल्यू डिस्प्ले होगी, यानी कि उस पर वो एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह से बटन यूज़र को भी फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू कर देना है, चाहे वो बटन हो, इमेज व्यू हो, इमेज बटन हो, एडिट टेक्स्ट हो, इनपुट फील्ड्स यानी कि कोई भी हो, या स्पिनर हो, आपने उनको फ्रंट एंड को बैक एंड ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जब भी असाइन करना है तो वो फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू ही होगा। इसके बाद आपने अप्लाई करना है क्लिक लिसनर। और अगर ये बटन एडमिन के साथ जो क्लिक लिसनर है, अब इस पर हमने असाइन कर दिया है सेट ऑन क्लिक लिसनर, और इसको हमने बता दिया कि इस पर जब भी क्लिक किया जाए फ्रंट एंड पे, तो बैक एंड पे ये चीज़ हैंडल इस तरह से की जाए कि ये इस चीज़ को एग्जीक्यूट करे। अब इस चीज़ को एग्जीक्यूट क्या किया हमने, एक्टिविटी को किया है स्टार्ट एक्टिविटी मेथड के थ्रू, और इसको बताया कि ये इस एक्टिविटी को चला दे। अब किस एक्टिविटी को चला दे वो हमने इंटेंट के थ्रू उसको पास किया है कि इसमें इस वक्त करंट एक्टिविटी जो है वो है मेन एक्टिविटी, इस वक्त वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और यहाँ से वो उसको लॉगिन एडमिन पे ले जाए। और अगर वो यूज़र बटन यूज़र पे क्लिक करे तो वो उसको लॉगिन स्क्रीन पे ले जाए। अब आ जाते हैं लॉगिन एडमिन पे। जब लॉगिन एडमिन पे हम आ गए तो लॉगिन एडमिन पे हमारे पास एक और हमारा स्क्रीन है लॉगिन की, ये अभी लोड हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से ये विजिबल होगी। इसमें दो बटन हैं, लॉगिन का, रजिस्टर का। एडमिन लॉगिन के नाम से एक टेक्स्ट व्यू है, और इसके बाद हमारे पास दो टेक्स्ट व्यूज़ हैं। हर टेक्स्ट व्यू के साथ फॉर एग्जांपल ये ईमेल आईडी, ये इनपुट फील्ड है, तो इसमें हमने इसको बताया हुआ है कि इनपुट टाइप, क्योंकि ईमेल हमने लेनी है तो टेक्स्ट ईमेल एड्रेस। इसी तरह से पिन है, तो पिन पे हमने बता दिया कि नंबर पासवर्ड सिर्फ न्यूमेरिक पासवर्ड हैं, सिर्फ वही पिन इसमें ऐड की जा सकती है। और इस ये टेक्स्ट व्यू एज अ लेबल जो हमने यूज़ किए हैं, तो वो हमने पिन और ईमेल के नाम से हमने कर दिए। पेरेंट लेआउट जो है हमारे पास इस वक्त लीनियर लेआउट है। लीनियर लेआउट हमारे पास एक ऐसा हमारे पास कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू हम किसी भी कंपोनेंट को लेफ़्ट और राइट
या टॉप टू बॉटम हम उसको असाइन कर सकते हैं एज अ स्टैक। ये वर्टिकल ओरिएंटेशन है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर दूं तो ये सारा कुछ जो है ये लेफ़्ट टू राइट करेगा। तो यहाँ पर विजिबल कुछ नहीं है क्योंकि नेक्स्ट जो है वो कंपोनेंट खुद ही राइट साइड पे चले गए हैं। अब इसको वापस वर्टिकल करूँगा तो इसका साइड तक हो जाएगा, वर्टिकल में वर्टिकली डिस्प्ले होगा। अब इन पे भी दो बटन है, बटन लॉगिन और बटन रजिस्टर। अब बैक तरफ आ रहे हैं पे हमने इनपुट रीड करनी है, तो इनपुट रीड के लिए हमारे पास वहाँ पे दो कंपोनेंट्स थे एडिट टेक्स्ट के। एडिट टेक्स्ट एडिट पिन का उसको आईडी दी और एडिट टेक्स्ट एडिट ईमेल का। अब नेक्स्ट दो बटन है, इनको भी हमने दे दिया। एक प्रोग्रेस डायलॉग हमने अपीयर किया है, जब इस पर प्रोसेसिंग शो करवाएंगे तो हम प्रोग्रेस डायलॉग को डिस्प्ले करवा देंगे। इसी तरह से फायरबेस ऑथेंटिकेशन है, तो फायरबेस भी हमारे पास एक मेन चीज़ है कि हमने डेटाबेस में डेटा स्टोरेज जो इसकी करनी है, यानी वैल्यू स्टोर करनी है डेटा किसी भी यूज़र की जो एडमिन ने अप्रूव करनी है, तो वो हम फायरबेस ऑथ के थ्रू पहले उसको लॉगिन या रजिस्टर करेंगे और फिर बाकी हम वर्किंग बाद में करेंगे। लेकिन इस वक्त हम काम कर रहे हैं लॉगिन एडमिन पे, यानी कि एडमिन की प्रोफाइल होना ज़रूरी नहीं है, तो हमने उसको सिर्फ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन उसकी ऑलरेडी मैनुअली ऐड कर दी और उसको सेव करवाना, लॉगिन करवा के तो नेक्स्ट इसकी वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। अब जब ये चीज़ पे आ जाएगा तो इसने सबसे पहले हमने ऑथ यानी फायरबेस ऑथेंटिकेशन का जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने इनिशलाइज करना है। अब इनको ऐड करने का तरीक़ेकार क्या होता है, फायरबेस को प्रोजेक्ट में कैसे ऐड किया जाता है। आपने टूल्स पे क्लिक करना है, फायरबेस पे जाना है और फायरबेस का यहाँ पे आपको मेन्यू पूरा मिल जाएगा। मोस्टली उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो फायरबेस ऑथेंटिकेशन, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस और फायरबेस, ये चीज़ें आपको मोस्टली एप्लीकेशन में चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन पे जाके आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑथेंटिकेशन यूजिंग अ कस्टम ऑथेंटिकेशन सिस्टम। एक के साथ कोटलिन है, आपने सिंपल जावा के साथ करना तो जावा पे आपने क्लिक कर देना। अब यहाँ पे इस वक्त प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएटेड है डेटा फायरबेस ऑथेंटिकेशन एपीआई पे और मैंने उसके साथ उसको कनेक्ट भी किया हुआ है। तो डिपेंडेंसी जो है उसकी डिपेंडेंसी जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ग्रेडल की फाइल्स में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो लाइब्रेरी आपने ऐड कर लिया वहाँ पे ऐड किया। फायरबेस ऑथ की है तो ये फायरबेस ऑथेंटिकेशन की ऐड हो चुकी है। इसके बाद सेकंड जो है वो चाहिए रियल टाइम डेटाबेस की, तो वहाँ पे भी आपने रियल टाइम डेटाबेस पे आके तो उनकी डिपेंडेंसी को ऐड करना है, तो वो भी यहाँ पे ऐड हो गई है। जब ये दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी तो इसके बाद आप इसको फायरबेस ऑथ के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। हमने उसको इनिशलाइज़ कर लिया, इनिशलाइज़ करने के बाद बाकी कंपोनेंट्स जो हैं उनको भी हमने इनिशलाइज़ कर लिया। एडिट टेक्स्ट को भी एज इट इज़ जो है हमने बात की थी जब बटन के बारे में बात कर रहे थे, वो फाइंड व्यू बा आईडी के थ्रू ही फ्रंट एंड के सारे कंपोनेंट्स को बैकएंड ऑब्जेक्ट्स के साथ असाइन किया जाता है। अब इसके साथ हमने क्लिक लिसनर लगा दिया। क्लिक लिसनर लगाने के बाद जो है हमने इसको बताया कि बटन बैक पे अगर ये क्लिक करता है, यानी कि वो रजिस्टर के बटन पे फ्रंट एंड पे हमने उसके अकॉर्डिंग जो मैंने किया हुआ है ये यहाँ से बैक करेगा। तो कैंसिल के बटन पे अगर वो क्लिक करता है तो ये इसको वापस लेके जाएगा मेन एक्टिविटी पे, जहाँ पे उसको सिलेक्शन के एडमिन मॉड्यूल और यूज़र मॉड्यूल के बटन है वहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब अगर ये लॉगिन के बटन पे क्लिक करता है तो यहाँ से ये ईमेल पे जाएगा, ईमेल को रीड करेगा। ईमेल को रीड करने के लिए सबसे पहले तो हमने इसको बताया कि ये जो फ्रंट एंड कंपोनेंट था जो इस चीज़ के साथ कनेक्ट था, लॉगिन एडमिन के साथ, इधर से डेटा रीड करे। डेटा रीड करने के बाद उसको जो है वो जो भी उसमें टेक्स्ट लिखा है, इनपुट लिखी है, वो उसको रीड करके स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करे। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्मॉल कैप्स में ले जाए, यानी कि लोअर केस में ले जाए, आल टू आल जितनी भी इनपुट लिखी होगी। उसके बाद यहाँ पे पिन है। अब जैसे ही कोई पिन ऐड करता है उस पिन को भी रीड करके उसने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। जब आपने रीड कर लेना होता है इनपुट, तो उसके बाद आपने उसको लाजमी तौर पर वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट के लिए जो है आपको सबसे पहले तो उसी इनपुट फील्ड के ऊपर आपने एरर शो करवाना होता है कि अगर ईमेल जो है वो एम्प्टी है, यानी यूज़र ने कोई चीज़ नहीं लिखी और उसने लॉगिन के बटन पे क्लिक कर दिया, तो फिर क्या हो कि ये एरर शो करे रिक्वायर्ड का और कर्सर ब्लिंक करवाना है उसी इनपुट फील्ड में। और अगर ईमेल के अंदर ऐट द रेट नहीं है, नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो उसको इन्वर्स कर दे, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रही। और ऑपरेटर के थ्रू एक और कंडीशन दे दी है कि डॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। दोनों में से कोई एक चीज़ भी मिस है तो ये इनवैलिड ईमेल डिस्प्ले करे। इसी तरह से इनपुट है तो इनपुट जो है अगर उसने शो करवाई है पिन डॉट इज़ एम्प्टी, तो वो वहाँ पे रिक्वायर्ड शो करेगा। और इसी तरह से जब इसने कोई भी चीज़ एरर नहीं आया, इनपुट ईमेल और पिन दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं, तो वो डायलॉग को डिस्प्ले करें। डायलॉग को पहले तो एक टाइटल दिया, उसके बाद उसको शो करवा दिया। फायरबेस ऑथेंटिकेशन में ही एक मेथड होता है साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसको ईमेल और पासवर्ड दिया, उसके बाद हमने उसको
दो इनपुट्स के बाद दो पैरामीटर पास किए, ईमेल पासवर्ड, और उस पर ऑन कंप्लीट लिसनर लगा दिया। अब जैसे ही ऑन कंप्लीट लिसनर लगा तो उसके बाद हमने इसका रिज़ल्ट जो है, इस टास्क का जो हमने ये परफॉर्म किया है, इसका उसने रिज़ल्ट लिसन करना है। और रिज़ल्ट लिसन जैसे ही कंप्लीट हो गया, उसने इस पैरामीटर में उसका रिज़ल्ट स्टोर करके हमने नेक्स्ट जो है उसको वैलिडेट कर लिया है कि क्या वो टास्क जो है परफॉर्म किया है हमने ये वाला, वो कंप्लीट सक्सेसफुली हुआ है या वो फेल हुआ है। अगर तो ये सक्सेसफुली हुआ है तो ये एग्जीक्यूट करे, और अगर नहीं हुआ तो फिर वो ये एग्जीक्यूट करे कि डायलॉग को डिसमिस करे और लॉगिन फेल्ड का मैसेज शो करे। लेकिन अगर ये सक्सेसफुली हो गया, यानी कि यूज़र की ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट कर रही हैं, वो मैच कर गई हैं, इंटरनेट भी एक्टिव है, तो फिर ये मैसेज लॉगिन सक्सेसफुल शो करे और उसके बाद इस एक्टिविटी पे मूव कर दे जो कि एडमिन मेन है। अब जब एडमिन मेन पे आएगा तो यहाँ पे इसको कुछ बटन जो है वो शो होंगे। अब एडमिन की रिक्वायरमेंट ये थी कि एडमिन ने जितने भी यूज़र्स ने रजिस्टर किया होगा उनकी इसको लिस्ट मिलेगी, यानी कि जब किसी यूज़र ने नए ने रजिस्टर होना है तो उसकी रिक्वेस्ट जो है उसको रिसीव हो और उसने उसको अप्रूव करना है, तो ये इस बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट उसको अप्रूव कर सकता है। अब ये चीज़ हम बाद में करेंगे, पहले हम चलते हैं अब यूज़र के लॉगिन पर। अब यूज़र के लॉगिन की स्क्रीन जो है वहाँ पे इसको बटन रजिस्टर का अवेलेबल होगा। बटन रजिस्टर पे क्लिक करता है तो ये इसको लेके जाएगा यूज़र की रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पे। ये रजिस्टर डॉट लास्ट। अब यहाँ पे यूज़र ने जब रजिस्टर करना तो हमें रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी कि अब यहाँ पे लेआउट पे स्क्रीन क्योंकि ज़्यादा साइज हो रहा तो यहाँ लीनियर लेआउट किया, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू दिया है। टेक्स्ट व्यू पे हमने लिख दिया न्यू रजिस्टर, यानी कि न्यू यूज़र की रजिस्ट्रेशन हो रही है। उसके बाद स्क्रॉल व्यू जो है ये हमें स्क्रॉलेबल टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट, हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। मैंने जो है वो एक वर्टिकल स्क्रॉल व्यू यूज़ किया है, तो इसके अंदर एक लीनियर लेआउट और लगा है और उसके बाद सारे कंपोनेंट जो है वो लेफ्ट जो टॉप टू बॉटम है वो सारे वन बाय वन एक पेयर में एक टेक्स्ट व्यू और एक एडिट टेक्स्ट जो है वो शो हो जाए। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने फर्स्ट नेम यूज़र से लेना है, लास्ट नेम यूज़र से लेना है, मोबाइल फ़ोन यानी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, हाउस नंबर, स्ट्रीट, सिटी और पिन, ये रिक्वायरमेंट्स हमने यूज़र से लेनी थी। और ये रिक्वायरमेंट्स यूज़र से लेने के बाद हमने उसको रजिस्टर करवा के उसकी इनपुट्स को वैलिडेट करना। तो ये सारी जब इनको आईडीज़ असाइन करनी तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारे फ्रंट एंड कंपोनेंट्स जो हैं हर एक इनपुट फील्ड के लिए एक डिफ़ाइन कर दी। अब यूज़र को रजिस्टर करना है तो वो भी फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ, लेकिन यहाँ पे एक और नई चीज़ आ गई है डेटाबेस रेफरेंस, यानी कि फायरबेस डेटाबेस जो हमने उसमें उसकी एपीआई को ऐड करवाया था, लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी ऐड करवाया था, उसको हमने रेफरेंस में स्टोर करवा के तो नेक्स्ट हमने फर्दर प्रोसीड करना है। अब ये जब करिए तो हमने सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की है। इनिशियलाइजेशन करते हुए हमने ऑथेंटिकेशन को तो कर दिया। फायरबेस ऑथेंटिकेशन ये क्लास है, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट था, हमने उसके थ्रू उसको इंस्टेंस कर दिया। सेकंड है हमारे पास डेटाबेस रेफरेंस। तो डेटाबेस रेफरेंस के लिए हमें सबसे पहले क्लास जो है वो कॉल करनी है फायरबेस डेटाबेस की, जिसका ये रेफरेंस असाइन कर रही है। उसके बाद हमने नेक्स्ट रेफरेंस में गेट इंस्टेंस के थ्रू डेटाबेस को असाइन किया और गेट रेफरेंस के थ्रू हमने डेटाबेस का जो रूट पाथ है वो भी हमने एक्सेस कर लिया। वंस अगेन सारे जो हैं वो कंपोनेंट्स को फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू हमने फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ लिंक किया। अब ये बटन लॉगिन पे क्लिक करता है, यानी बैक के बटन पे क्लिक करता है तो उसको लॉगिन स्क्रीन पे ले जाए। और अगर ये बटन रजिस्टर पे क्लिक करता है तो सबसे पहले सारी इनपुट्स को ये रीड करेगा, ईमेल को लोअर केस में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद सारी इनपुट्स को ये वैलिडेट करेगा। वैलिडेट जब हो जाएंगी तो सारा इनपुट जो है वो इसने सेव बल्कि सेट डेटा टू यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट में इतने स्टोर करना है। तो ये हमने यूआईडी के अलावा हमने बाकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसको सेव कर दी है इस क्लास के ऑब्जेक्ट में। अब हमने डायलॉग जो है वो शो करवाया, उसको बताया कि हम रजिस्टरिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, तो यूज़र को ये रजिस्टरिंग का जो मैसेज है ये पॉपअप अपीयर होगा और प्रोग्रेस के साथ शो होगा। तो आथ का ही एक और मेथड है क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, और इसको हमने पास कर दिया ईमेल और पासवर्ड, यानी ईमेल और पिन पासवर्ड जो था वो हमने रिटर्न कर दिया। और इस पर हमने ऑन कंप्लीट लिसनर जो है वो लगा के तो ये चेक किया कि जब टास्क कंप्लीट हो जाए तो उसका रिज़ल्ट चेक करें कि सक्सेसफुल है, और अगर सक्सेसफुल नहीं है तो वहाँ पे ये हम शो करवाएंगे इसको एल्स, और
ऐसा है तो फिर ये डायलॉग है डिसमिस, यानी कि किसी वजह से इंटरनेट नहीं मिल रही या ईमेल जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ईमेल डायलॉग करे। और टोस्ट जो है यानी मैसेज जब आपने भी चीज़ शो करवानी हो इंटरेक्ट करने के लिए, तो वो आपने इसको शो करवा देना है यूज़र या रजिस्ट्रेशन फेल्ड। इसी तरह से अगर उसने सक्सेसफुली साइन अप कर ली है, यानी एपीआई में ऑलरेडी ईमेल मैच नहीं कर रही थी किसी के साथ, तो उसने उसमें सेव कर दिया और उसकी आईडी को उसने गेट करके यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर कर देना। और उसके बाद एक और मेथड है सेव यूज़र का, तो उसको कॉल कर लेना। उसमें दोबारा से जो है वो डायलॉग डिस्प्ले करना सेव इन्फो का, और उसके बाद रेफरेंस डॉट चाइल्ड यूज़र्स के नाम से एक टेबल या नोड बनी हुई है, उसके अंदर इसने यूज़र की जो आईडी जनरेट हुई है उसको रख के उसके बाद उस आईडी को एज अ प्राइमरी की यूज़ करने के बाद यूज़र क्लास का सारा डाटा जो है वो उसको असाइन कर उसमें सेव कर देना। अब जब ये सेव हो जाना है तो इसने इसके ऊपर ही हमने एक कंप्लीट लिसनर लगा दिया। ये था कंप्लीट लिसनर इस मेथड के ऊपर, यानी कि वो यूज़र क्रिएट हो रहा है, अगर क्रिएट हो गया तो फिर सेव यूज़र पे आए। और यहाँ पे सेट वैल्यू के थ्रू हमने वैल्यू स्टोर की डेटाबेस में, जिसका हमने इसको रेफरेंस दिया। रेफरेंस दे के हमने उसको बताया कि ये नोड चेक करे, अगर यूज़र्स के नाम से नोड नहीं है रेफरेंस में तो वो उसमें सेव कर उसको क्रिएट करे, और क्रिएट करके उसको प्राइमरी की के तौर पे यूज़र की आईडी रखे और यूज़र की वैल्यू स्टोर कर दे। तो ये हमने यूनिकली सारा जो है वो प्रोसेस कर दिया। अब अगर ये टास्क भी सक्सेसफुली डेटा सेव हो गया डेटाबेस में, तो ये मैसेज शो करे यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, और अगर हो गया है तो उसके बाद ये लॉगिन स्क्रीन पे मूव कर दे, और अगर नहीं हुआ तो ये यूज़र रजिस्ट्रेशन फेल्ड का मैसेज शो करें। या हम इसको यहाँ पे कर देते हैं यूज़र प्रोफाइल नॉट सेव, लेकिन यूज़र जो है वो रजिस्टर यहाँ पे चुका हो, लेकिन यहाँ पे अगर मैसेज आता तो वो रजिस्ट्रेशन फेल्ड का मैसेज आता। अब आ जाते हैं यूज़र, और यूज़र लॉगिन एडमिन की तरह काम करेगा, ईमेल और पिन रीड होगी, उसके बाद उसकी वैलिडेशन होगी या तो वो auth डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और ईमेल और पासवर्ड के थ्रू वो साइन अप जो है वो करके तो नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करेगा। अब जब इसने यूज़र ने रजिस्ट्रेशन के बाद ट्राई करनी है लॉगिन करने की, तो वहाँ पे हमने ये भी चेक करना है कि यूज़र की जो रिक्वेस्ट है रजिस्ट्रेशन की वो अप्रूव हो गई है या नहीं हुई। उसको करने के लिए हमने डेटाबेस को अगेन जो है वो रेफरेंस किया। रेफरेंस करने के बाद हमने वहाँ पे यूज़र्स की नोड या टेबल बताया कि ये नोड है, ये ट्री है, यूज़र्स के नाम से नोड है। उसके अंदर ये चेक करें कि जिस यूज़र ने लॉगिन किया है उसकी ईमेल जो है वो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। यूआईडी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो वो सिंगल वैल्यू इवेंट लिसनर लगा दिया, यानी कि एक सिंगल वैल्यू जिसकी आईडी मैच कर गई है सिर्फ उसको उठा लें। डेटा चेंज के साथ जो है हमें डेटा स्नैपशॉट में सारा डाटा मिल गया है जिस यूज़र की यूआईडी ईमेल के बाद मैच की है। उसके बाद हमने यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर वो डेटा रख दिया, और डेटा रखने के बाद हमने ये चेक किया कि यूज़र की रिक्वेस्ट अगर तो पेंडिंग नहीं है, यानी कि अगर तो ये रिक्वेस्ट यहाँ तक हो तो ये पेंडिंग है, लेकिन नॉट ऑपरेटर का मतलब है कि पेंडिंग नहीं है, तो वो लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज शो करे और उसको यूज़र मेन यानी यूज़र की मेन स्क्रीन पे या डैशबोर्ड पे ले जाए। और अगर उसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है, मतलब कि ये पेंडिंग के इक्वल, पहले ये तो चेक कर रहा है इक्वल, लेकिन अगर ये इसके इन्वर्स हो गया तो इसका मतलब है अप्रूव है, तो अप्रूव को वो वहाँ पे लेके जाए। लेकिन अगर उसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो फिर वो मैसेज शो करे यूर रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट इज स्टिल पेंडिंग, यानी कि अभी भी अप्रूव नहीं हुई, तो एडमिन उसको अप्रूव करे। और अगर ये अप्रूव हो चुकी है तो वो यूज़र मेन पे जाए, और यूज़र मेन पे जाके इसको यूज़र डैशबोर्ड जो है वो डिस्प्ले हो, और वहाँ पे इसको ये स्क्रीन आ जाए, और वहाँ पे स्क्रीन के साथ जो है लोगो शो होगा। लोगो शो होने के बाद एक लॉगआउट का बटन है, और वहाँ से वो वापस होगा। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं यूज़र एडमिन मेन पे। एडमिन मेन पे जब आएंगे तो इसके इंटरफेस में एक बटन हमने प्रोवाइड किया है कि वो रिक्वेस्ट का बटन जो है उस पर क्लिक करके जितनी भी यूज़र की पेंडिंग रिक्वेस्ट हैं या अप्रूव्ड रिक्वेस्ट हैं वो उसको शो हो जाए। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा तरीक़ेकार ये करना पड़ेगा कि हमने उसको एक और इंटरफेस बना लिया, उस पर हमने लीनियर लेआउट में ला के तो हमने उसको एक रिसाइकलर व्यू ले लिया। रिसाइकलर व्यू हमारे पास डेटा को लिस्ट में डिस्प्ले करने का एक एडवांस व्यू होता है जिसके थ्रू आप शो करवा सकते हैं उसको।
अब जब इसके थ्रू हमने डेटा को डिस्प्ले करना है तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट जो है वो 4 से 5 के करीब रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो चाहिए हमने रिसाइकलर व्यू में डेटा सेव करने के लिए। सबसे पहले हमें एक फ्रंट एंड एक फ़ाइल चाहिए उस रिक्वेस्ट को शो करने के लिए कि वो रिक्वेस्ट कैसे शो होगी। अब उस रिक्वेस्ट का या यूज़र का डाटा शो करवाने के लिए हमें एक कार्ड लेआउट या एक कार्ड यूज़र इंटरफेस बनाना पड़ता है पहले। उसके थ्रू हमने ये इंटरफेस डिज़ाइन किया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और उसका स्टेटस। और इसके बाद ये शो होगा एडमिन को, एडमिन ने अप्रूव यूज़र पे क्लिक करना है तो उसके थ्रू उसकी रिक्वेस्ट का स्टेटस पेंडिंग से अप्रूव्ड हो जाएगा और डेटाबेस में भी वो सेव हो जाएगा और उसके पास यूज़र जो है वो लॉगिन कर सकेगा एप्लीकेशन में। अब ये कार्ड लेआउट और इसको हमने असाइन की है कार्ड, टेक्स्ट व्यू, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मोबाइल, ईमेल, स्टेटस, इस तरह से इसको आईडीज़ असाइन की है। ये हमारी थी पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट जो है हमारे पास, उसमें हमने डेटाबेस में से यूज़र्स का डाटा लेके अरे लिस्ट या किसी भी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है जिसमें मोर देन सारा डाटा जो है वो मोर देन वन एंटिटी, वो सारा डाटा हमारे पास एक लिस्ट की सूरत में आ जाए, या एक आप उसको कह लें कि आप तो वो एक लिस्ट में सारा डाटा मिल जाए। अब हमने सिंपल वे में अरे लिस्ट का स्ट्रक्चर जो है वो यूज़ किया। जावा के अंदर डिफरेंट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है, इसको जेनेरिक कलेक्शन भी कहा जाता है। इसको हमने बताया कि यूज़र क्लास जो हमने मॉडल क्लास बनाई है इसका ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि अरे लिस्ट की डेटा टाइप जो है वो ये हमने बता दी और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो अरे लिस्ट बना दी। अब यहाँ पे हमें पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि हमने एक आइटम लिस्ट जो है वो फ्रंट एंड बनाना, लेआउट कार्ड लेआउट फाइल बनानी है। और उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है, वहाँ आपके पास रिसाइकलर व्यू होना चाहिए जिस स्क्रीन के ऊपर आपने ये शो करनी है। हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स होगी, एक तो ये रिसाइकलर व्यू में डाटा कैसे डिस्प्ले होगा उसके लिए कार्ड लेआउट की फाइल। तीसरी चीज़ है हमारे पास अरे लिस्ट। अरे लिस्ट हमारे पास आ गई। अरे लिस्ट के अंदर अब हमने डाटा जो है वो फैच करके यूज़र्स नोड में से या यूज़र्स के टेबल में से तो वो इसके अंदर स्टोर करना है। अब इनको हमने पहले तो कर दिया इनिशलाइज, रेफरेंस है तो डेटाबेस रेफरेंस हमने उसको इनिशलाइज किया गेट रेफरेंस और गेट इंस्टेंस के थ्रू। इसके बाद डायलॉग अपीयर करना है तो उसको हमने इनिशलाइज कर लिया। अरे लिस्ट है इसको भी इनिशलाइज कर लिया। फिर हमने अरे को क्लियर भी कर दिया कि जस्ट इस एक्टिविटी ने यूज़र रिक्वेस्ट ने कॉल होना है तो उस सबसे पहले अरे लिस्ट ऑलरेडी जो है उसमें उसको डेटा क्लियर कर दें। इसके बाद हमने रिसाइकलर व्यू को असाइन किया फाइंड व्यू बाय आईडी के थ्रू और उसके बाद इसको फिक्स साइज ट्रू किया और इसको हमने एक लेआउट मैनेजर भी बताना है तो हमने लीनियर लेआउट का जो है उसको बताया कि ये लीनियर लेआउट के थ्रू वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में जो है वो डिस्प्ले हो। अब हमारे पास ऑन क्रिएट की तरह एक और एक्टिविटी लाइफ साइकिल मेथड है ऑन स्टार्ट ऑन। इसके अलावा भी हमारे पास ऑन डिस्ट्रॉय, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन रीस्टार्ट, ये हमारे पास मेथड्स होते हैं। आप इसका टॉपिक जो है वो यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं कि ये क्या होता है। जैसे ही ये कॉल होगा ऑन क्रिएट जो है ये इसने एक ही दफ़ा कॉल होना होता है एक्टिविटी की लाइफ साइकिल में। ऑन डिस्ट्रॉय ने भी एक ही दफ़ा कॉल होना होता है, लेकिन जब आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एप्लीकेशन में मूव करने के बाद वापस इस एक्टिविटी पे इस इंटरफेस पे आना है तो ऑन स्टार्ट ने ही कॉल दोबारा रीकॉल होना होता है। जैसे ही ये रीकॉल होगा तो ये अगेन लोडिंग के नाम से पॉपअप अपीयर करेगा, अरे लिस्ट को एम्प्टी करेगा और ये डाटा जो है वो फैच करेगा। रेफरेंस यानी डेटाबेस के जो रूट रेफरेंस यूआरएल है उसके पास, उसमें ये देखेगा कि यूज़र्स का नोड और उस पर जितना भी डाटा है उस पर हमने इवेंट लिस्नर लगा के सारा डाटा को कर लेना फैच। अब हमें क्योंकि ये करना है कि डेटाबेस में डेटा जो है वो एग्जिस्ट कर भी रहा है कोई कि नहीं। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो वहाँ पे हमने ये इफ़ लगा दिया कि इफ़ स्नैपशॉट में सारा डेटाबेस का डाटा मिल गया, इसको गेट चिल्ड्रन काउंट के इस यूज़र्स की नोड के अंदर इसको कितनी तादाद मिली है, कितनी तादाद में एंट्री मिली है। यानी कि वहाँ पे हमने एंट्री जो थी वो रजिस्टर के अंदर की थी कि पहले वो यूज़र्स के अंदर यूज़र की आईडी ऐड करें फिर यूज़र की वैल्यू प्रोफाइल ऐड करें। तो यहाँ पे ये यूज़र्स के ऊपर लगाया कि उसको कितनी यूआईडी मिलती हैं, वो ग्रेटर दैन 0 है तो इसका मतलब है कि इसको उतने रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे कि ये इतने रिकॉर्ड्स मिल गए। और अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता तो फिर हमें जो है वो डिसमिस करे और उसके बाद शो करे कि कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं है। यानी कि फ़र्स्ट एडमिन ने अभी लॉगिन करके देखा तो कोई रिकॉर्ड नहीं ऐड, किसी भी यूज़र ने अभी तक रजिस्टर ही नहीं किया हुआ। अब
अब उसने रजिस्टर कर लिया हुआ मोर देन 1 या मोर देन 0 जो है ग्रेटर देन 0, यानी कि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कम से कम एक रिकॉर्ड, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो उसका मतलब है ये उसको शो करवाए स्नैपशॉट चिल्ड्रन काउंट के थ्रू वो शो करेगा कि कितनी वैल्यूज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी कितने डेटा यूज़र्स का डाटा इसमें से। अब क्योंकि मोर देन 1 है तो वहाँ पे हमने फॉर लूप लगाना है। फॉर लूप में भी हमने जो है वो सिंपल फॉर लूप नहीं, हमने कम्प्लेक्स फॉर लूप यूज़ करना है। उसमें हमने ये बताया कि हमें डेटा मिला है स्नैपशॉट में, उसके थ्रू हमने गेट चिल्ड्रन जितने भी डेटा है वो सारा 1 बाय 1 फैच करके एक और टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया है TMP डेटा स्नैपशॉट का ही। ये भी डेटा स्नैपशॉट का स्नैपशॉट ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे टेम्परेरी के नाम से हमने कर दिया है। 1 बाय 1 जो है वो जब तक इसमें चिल्ड्रन काउंट इसको मिलते जा रहे हैं वो उसको यूज़र क्लास टेम्प के अंदर स्टोर करे, और नेक्स्ट यूज़र क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया है। अब उस यूज़र क्लास को ऑब्जेक्ट बना के हमने उसमें से 1 बाय 1 टेम्प में से वैल्यूज़ उठा के यूज़र में ऐड करनी है, और वहाँ से ये डाटा जो है वो अरे लिस्ट के अंदर हमने ऐड कर देना है अरे लिस्ट डॉट ऐड मेथड के थ्रू, कि लूप चलते हुए जितने भी यूज़र का डाटा मिले 1 बाय 1 अरे लिस्ट के अंदर ऐड करता जाए। जब ऐड हो जाए तो वहाँ पे हमने अडॉप्टर क्लास एक हमें रिक्वायर्ड होगी, यानी कि अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं। हमें सबसे पहले तो रिक्वेस्ट के ऊपर एक रिसाइकलर व्यू चाहिए, और उसके बाद एक लेआउट की फ़ाइल चाहिए, लेआउट की फ़ाइल बाद हमें डाटा चाहिए, डाटा हमें मिल गया है अरे लिस्ट में। हमारे पास 3 रिक्वायरमेंट्स होगी। चौथी रिक्वायरमेंट है हमारे पास अडॉप्टर क्लास। अडॉप्टर क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसने लेआउट फाइल को मर्ज करना होता है, यानी इसको एज आ इनपुट लेके डाटा को एज आ इनपुट लेके कॉन्टेक्स्ट यानी कि जिस एक्टिविटी यूज़र से रिक्वेस्ट पे लिया हुआ है इसको भी एज आ इनपुट लेके तो रिसाइकलर व्यू में डाटा डिस्प्ले करना है। किस तरह से डिस्प्ले करना है वो हमें बताएगी अडॉप्टर क्लास। अडॉप्टर क्लास हमारे पास आ गई है। अडॉप्टर क्लास ये यूज़र रिक्वेस्ट हमारे पास खुद अपनी बनाई हुई चाइल्ड अडॉप्टर क्लास है, लेकिन इस क्लास को हमने इनहेरिट किया है इस पेरेंट क्लास से रिसाइकलर व्यू डॉट अडॉप्टर से। जब अडॉप्टर क्लास बनती है तो इसके अंदर हमें एक और कस्टम फाइल बनानी पड़ती है, एक कस्टम क्लास बनानी पड़ती है यूज़र रिक्वेस्ट व्यू होल्डर की, यानी आपने एक और ऐसी क्लास बनानी है व्यू होल्डर की, आपने एक क्लास बनानी है। अब यहाँ पे ये क्लास बनाई है हमने एक और, उसको एक्सटेंड करवाया है इस पेरेंट क्लास से। इसमें हमने जितने भी यहाँ पे फ्रंट एंड कार्ड लेआउट के ऊपर हमने डेटा शो करवाना है उनके उन कंपोनेंट्स को डिक्लेयर करना है। बटन जो था वो अप्रूव का भी हमें यहाँ पे चाहिए तो हमने उसको भी डिक्लेयर किया। फिर इनको इस आइटम व्यू होल्डर के थ्रू हमने फाइंड व्यू ID के थ्रू उस कार्ड लेआउट की सारी फाइल्स को डिस्प्ले करवाना यानी असाइन करते हैं। अब यहाँ पे असाइन करने के बाद बटन की विजिबिलिटी कर दी है इनविजिबल, यानी कि वो हाइड हो जाए, या इसको आप इसको गोल भी कर सकते हैं कि वो डिसअपीयर हो जाए। अब आ जाते हैं वापस। अब जब इस क्लास को हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करना है, एक तो बताना है कि ये डाटा क्या है, यानी कि सेम जो हमने अरे यूज़र क्लास का अरे लिस्ट बना के अरे लिस्ट का डाटा लेके आए थे तो वो इसको पास करना है इस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को, और साथ हमने इसको बताना है कि ये किस एक्टिविटी कॉल जा रहा है, यानी कि ये यूज़र रिक्वेस्ट पे कॉल किया जा रहा था। यहाँ पे इसको बताया यूज़र रिक्वेस्ट एज अ कॉन्टेक्स्ट जा रहा है और अरे लिस्ट एज अ जा रही है डाटा, तो ये इस पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया। यहीं पे हमने गेट डेटाबेस का रेफरेंस क्योंकि अप्रूव करनी है रिक्वेस्ट, तो डेटाबेस में से डेटा फेच करके हमने उसको सेव कर रहे होना अगेन, तो हमें ये डेटाबेस का रेफरेंस जो है वो भी इनिशलाइज कर लिया। अब हमने इसको बताना है कि ये लेआउट इन्फ्लेटर के थ्रू जो है हमने इसको बताया कि ये रिसोर्सेज के अंदर लेआउट के अंदर एक हमने कार्ड लेआउट बनाया है आइटम रिक्वेस्ट यूज़र रिक्वेस्ट के नाम से, ये इसको डेटा पास कर यानी कि इसको एज आ हमने यूज़ करना है कार्ड लेआउट, तो इसका भी उसने व्यू में ऐड कर देना है। जब ये व्यू ऐड कर देंगे तो फिर इस क्लास के थ्रू हमने इसको सारी चीज़ें वैल्यू असाइन करनी। अब हमारे पास ये मेथड होता है जब आपने रिसाइकलर व्यू को ऐड करना होता है एज अ अडॉप्टर क्लास के थ्रू, तो आपको 3 मेथड्स मिलते हैं, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन साइज डेटा साइज गेट आइटम काउंट। तो ये 3 मेथड्स आपको प्री डिफाइंड मिल जाते हैं। एक में हमने इसको साइज़ जो है अरे लिस्ट का साइज़ रिटर्न कर दिया, एक में हमने इसको रिक्वेस्ट बता दी कि ये लेआउट फाइल है कार्ड लेआउट की फ़ाइल, और बाइंड व्यू होल्डर के अंदर हमने जो है वो सबसे पहले तो अरे लिस्ट में से जो एक करंट डाटा जो डिस्प्ले करना है इसको यूज़र के ऑब्जेक्ट में रखा,
फिर हमने इसको बताया कि यूज़र का अगर तो स्टेटस पेंडिंग है, यूज़र जो भी है उसकी स्टेटस अगर पेंडिंग है तो वो बटन अप्रूव को विजिबल करते हैं, और अगर नहीं है तो वो उसको स्टिल गोन या इनविजिबल ही रखते हैं। और उसके बाद हमने उसको डेटा जो है वो सेव कर दिया। अब जब हमारे पास डेटा मिल गया तो अब अप्रूव करना है अगर इसने, तो यूज़र का स्टेटस वो अप्रूव करेगा। जब इसने अप्रूव कर देना है तो बटन होल्डर जो है वो चेंज करेगा। यानी आप इस चीज़ को यहाँ से उठा के अच्छा उस पर डायरेक्ट लगा तो आप इसी चीज़। अब जब उसने होल्डर बटन अप्रूव पे क्लिक करना है तो क्लिक करते हुए इसका स्टेटस जो है वो चेंज कर देगा। ये यूज़र क्लास का स्टेटस जो है वो चेंज करके अप्रूव करे, और उसके बाद अगेन सारा इसके पास डाटा जो है वो यूज़र के ऑब्जेक्ट में है पड़ा हुआ। यहाँ से हमने पहले ही उसको स्टोर कर लिया था रेड इसमें से गेट पोजीशन के थ्रू। अब यूज़र्स के अंदर जहाँ पे फाइंडर उस यूज़र की आईडी मैच कर रही है वहाँ पे अगेन वहाँ पे डेटा दोबारा से सेव कर दे, क्योंकि अब इसका स्टेटस चेंज हो चुका है, पेंडिंग से अप्रूव हो चुका है। तो ये अप्रूव करके वापस उसको यूज़र्स रिक्वेस्ट पे ले जाए, और करंट एक्टिविटी जो कि अभी भी यूज़र रिक्वेस्ट ही थी उसको क्लोज़ करके उसको दोबारा चला दें। तो ये इस एप्लीकेशन का सारा तरीक़ेकार था। अब जो है वो इसका मैं दिखा देता हूँ कि कैसे इसने वर्किंग करनी है। तो सबसे पहले ये हमारे पास ये स्क्रीन आएगी, लोगो के बाद दो बटन मॉड्यूल सिलेक्शन के, उसके बाद ईमेल, एडमिन का लॉगिन और एडमिन का पासवर्ड। मैनेजर रिक्वेस्ट पे जाएगा तो ये नेक्स्ट इसको रिक्वेस्ट मिलेंगी। अब ये क्योंकि अप्रूव्ड में इसके बाद अब जब पेंडिंग स्टेटस होगा तो अप्रूव्ड यूज़र का जो बटन है ये उसको अपीयर हो जाएगा। अब जब ये अपीयर हो जाएगा तो उसके बाद अप्रूव यूज़र पे इसने क्लिक कर दिया तो ये इसका स्टेटस अप्रूव्ड कर देगा, तो बटन डिसअपीयर हो जाएगा। अब ये लॉगिन जो है ये एडमिन का लॉगिन यूज़र का लॉगिन है, इस पर रजिस्टर के बटन पे ये क्लिक करता है तो ये इसको लेके आ जाएगा यहाँ पे व्हाट यू टुडे पे न्यू रजिस्टर है। इस पर ये यूज़र अपनी ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, पिन, हाउस, स्ट्रीट ऐड करके रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करेगा तो ये नेक्स्ट प्रोसीड कर देगा। तो ये इस एप्लीकेशन का वर्किंग इस तरह से होगा।